नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। चंपावत उपचुनाव का नतीजा आ गया है और जैसा माना जा रहा था वैसा ही हुआ। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ और सबसे बड़ी जीत हुई। सीएम धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 55,025 वोटों से हराया। निर्मला गहतोड़ी को 55,025 वोटों से हराया गया। सीएम धामी को कुल 58,258 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट ही मिले। सीएम धामी को लगभग 93% वोट मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सीएम धामी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक जितने भी सीएम को लेकर उपचुनाव हुए हैं, उसमें सीएम धामी को यह सबसे बड़ी जीत मिली है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी जीत उत्तराखंड में नहीं हुई। काउंटिंग के दौरान पहले राउंड से ही सीएम धामी ने जबरदस्त बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। सीएम धामी को हर राउंड में 3,000 से ज्यादा वोट मिल रहे थे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को महज 200 या फिर 300 वोट मिले और अंत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की जमानत भी जब्त हो गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जीत के बाद सीएम ने बात की और इस दौरान वो भावुक भी नजर आए। सीएम धामी ने साथ ही कहा कि आखिरी पलों तक चंपावत का विकास कार्य करते रहेंगे। चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद बनबसा से चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैं चंपावत की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रयत्न करूंगा, यहां के विकास के रूप में जनता का ऋण चुकाऊंगा। ये जीत चंपावत की जनता की जीत है। मैं सभी का आभारी हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम है और जो आगे के कार्यक्रम है, चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने भारी बहुमत दिया है, एक इतिहास बनाया है, रिकॉर्ड तोड़ इतिहास बनाया है। हम उनकी सभी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का बाहर से लेकर जश्न का माहौल है। सर, आप बनबसा से यहाँ तक पहुँचे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों ने मतदान भी अभूतपूर्व किया, रिकॉर्ड भी अभूतपूर्व बनाया और आगे का काम भी जो है हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो चंपावत से 55,025 वोट से जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी न्याय के देवता गोलजू के दरबार पहुंचे। चंपावत उपचुनाव लड़ने से पहले सीएम धामी कह चुके हैं उन्हें गोलजू ने बुलाया है। इस दौरान सीएम धामी के साथ पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ गोलजू के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि गोलजू देवता के आशीर्वाद से चंपावत की महान जनता ने जीत दिलाई है। यह हमारे लिए धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों हैं। वो बधाई। चंपावत आया हूँ, गोलजू ने बुलाया है। एक इसके साथ साथ गोलजू के दरबार में आ जाए। पहले भी आप हमेशा आते रहे, आज गोलजू के दर्शन आपने किए हैं। गोलजू की महान कृपा के कारण, उनके आशीर्वाद से ही जो है इस भूमि पर आया और आज उन्हीं के आशीर्वाद से एक चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने एक इतिहास बनाया है और मैं आभारी हूँ सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे फिर से देवभूमि का मौका दिया और चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने पुनः चुनकर यहाँ से एक जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसको पूरा किया है। इस क्षेत्र के लिए लगातार काम करेंगे। ये हमारे लिए धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। सर, गोलजू में गहरी आस्था हमेशा दिखती रही है आपकी। जो भी, क्योंकि गोलजू हमारे भूमि के न्याय के देवता हैं और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज जो भी हैं, हम जहाँ भी हैं, गोलजू की कृपा से हैं। गोलजू का आशीर्वाद हमारे पूरे क्षेत्र पर, उत्तराखंड राज्य पर
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर बना रहे, जिससे कि उन्होंने अभी 8 साल का कार्यकाल पूरा किया और 8 साल में पूरे देश के अंदर अनेकों कार्य उनके द्वारा हुए हैं। गरीबों के लिए काम हुए हैं, विदेश नीति हो चाहे सेना के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिस क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। और वो सतायु हों, दुर्भायु हों, गुलजू की कृपा उन पर भी बनी रही। न्याय के देवता चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी न्याय के देवता आपने भी चिट्ठी लिखी? गुलजू का मैं तो साक्षात यहाँ आया था, साक्षात यहाँ पर आया था, गुलजू के द्वार आया था। गुलजू के द्वार में आकर जो उपलब्धि मिली है उसको इस चंपावत के विकास में लगाऊंगा। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, गुलजू दरबार, चंपावत। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी 90% से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। सीएम धामी की यह ऐतिहासिक जीत रहे। अब इस प्रचंड जीत की धमक सरकार में भी देखने को मिलने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रचंड जीत के बाद अब धामी टू सरकार विधिवत रूप से अपनी फॉर्म में आ चुकी है। इसका असर अब सरकार के कामकाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। धामी सरकार अब सुशासन की दिशा में कई कड़े कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में सख्ती के साथ कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खुद सीएम धामी ये कहकर संकेत दे चुके हैं कि कोई किसी का कितना भी खास हो काम नहीं करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के इस चुनाव के बाद ये ठीक कहा आपने कि अब पूरी तरह सरकार अपनी गति के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री जी भी एकाग्र होकर के अब तो सरकार की शासन की गतिविधियों पर अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है, कोई भी हीला हवाली, कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की सुस्ती ये अब नहीं सही जाएगी। बदलाव सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं बल्कि सरकार में भी देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार के रूप में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो सरकार में दायित्वों का बंटवारा भी जल्द हो सकता है। मंत्रियों के जनता दरबार से लेकर जन समस्याओं के निस्तारण का शेड्यूल तय हो सकता है, यानी कि राजकाज अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जो सरकार से निर्णय ले रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने की बात हो, चाहे आम जनता से सीधे सीधे संवाद करने की बात हो, मिलने की बात हो, उन्होंने एक आयाम स्थापित किया है और इसके बाद आपको कुछ न कुछ परिवर्तन नजर आएगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भू कानून जैसे मामलों पर सरकार सख्ती के साथ आगे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की दिशा में विजिलेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया 1064 ऐप जैसे टूल्स को सरकार सख्ती के साथ आगे बढ़ा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सीएम धामी ने चंपावत में जीत के साथ ही सबसे बड़ी जीत का भी रिकॉर्ड बनाया। सीएम धामी ने करीब 55,000 वोटों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले 2002 में सीएम एनडी तिवारी ने उपचुनाव लड़ा था और रामनगर में 23,220 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2007 में सीएम बीसी खंडूरी ने धूमाकोट में 14,000 के अंतर से जीत दर्ज की थी। तो आपको बता दें कि 2012 में सितारगंज सीट में हुए उपचुनाव में सीएम विजय बहुगुणा ने करीब 40,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2012 की ये बात है जब विजय बहुगुणा 40,000 वोट से जीते थे। तो वहीं 2014 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने करीब 20,000 वोटों से जीत दर्ज की। अब पांचवें सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं जो उपचुनाव में गए। सीएम धामी को कुल वोटों में से 93% वोट मिले हैं। सीएम को 58,258 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 3,233 वोट मिले हैं और जीत का अंतर 55,000 वोटों का रहा। वहीं सीएम धामी की प्रचंड जीत के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जमकर डांस किया। गणेश जोशी अपनी पूरी लय में नजर आए, जमकर थिरकते रहे। बीजेपी दफ्तर में भी जमकर आतिशबाजी की गई। जनता को हृदय से बधाई देता हूं
कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और चंपावत में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम धामी ने ट्वीट किया, चंपावत उपचुनाव में आपके द्वारा वोटों के माध्यम से बरसाए गए प्रेम और आशीर्वाद से मन अत्यंत भावुक है, निशब्द हूं। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के शब्द रहे। साथ ही साथ जैसे ही उन्हें जीत मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के गतिशील मुख्यमंत्री को चंपावत से रिकॉर्ड जीत। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के गतिशील मुख्यमंत्री को चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को बीजेपी में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने कहा कि कांग्रेस इस हार को स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही गहतोड़ी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बहुत कुछ हुआ जो अब सामने आएगा। उनको जीत की बहुत बहुत बधाई है मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि विकास की जीत हुई। अच्छी बात है कि विकास करेंगे, और बिल्कुल हार हुई है कांग्रेस की, मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ और मैं बिल्कुल कहती हूँ कि हार हुई है। इसमें हमको मनन करना चाहिए, इसमें हम करेंगे विचार कि क्यों ऐसा हुआ आखिर। तो ऐसा था तो ये स्थिति आएगी करके कि 3000 नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो बहुत कुछ हुआ। आप क्या कहें कि कहाँ वोटों में कैप्चरिंग हुई, क्या हुआ, बाहर के वोट भी पड़े, प्रवासियों के भी वोट भी पड़े। तो वहीं कांग्रेस ने सीएम धामी की जीत पर कहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है। इस चुनाव में सीएम धामी ही नहीं, पूरा मंत्रीगण चुनाव लड़ रहा था, पूरा सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा था। बीजेपी ने ऐसा भय का माहौल बनाया कि कांग्रेस वहां असहाय नजर आई। वहीं हरीश रावत ने कहा कि यह चुनाव जबरन थोपा गया था, हमने डटकर मुकाबला किया, लेकिन हमको नतीजे मालूम थे। जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया। निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है। कांग्रेस को जिस तरह से वातावरण में, मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे और पूरी सरकार लड़ी थी, पूरी सरकारी तंत्र चुनाव में लगा हुआ था और हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ऐसा भय का वातावरण तैयार किया कि कांग्रेस असहाय नजर आई। उपचुनाव थोपा गया चुनाव, सत्ता द्वारा थोपा गया चुनाव है। हमने लोकतांत्रिक चुनौती को स्वीकार किया और खूब डट करके लड़े। हमारी उम्मीदवार ने भी बहुत अच्छी चुनौती दी। हमको नतीजे मालूम थे, मगर जिस तरीके से जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, ये एक प्रकार से अर्जित मार्जिन है। चंपावत उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की बुरी तरह हार पर कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराने को बीजेपी ने बचकाना बयान करार दिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को टिप्पणी करने के बजाय हार पर आत्ममंथन करना चाहिए। जो बुलडोजर का काम चल रहा है, अगर कोई रिपेयर की जरूरत पड़े तो समर्पित करता हूं, उसे ग्रहण करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव जीतने पर पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। आनंद रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, कहा, धाकर धामी की धमक ने धुरंधरों की धमनियां धड़का दी हैं। हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने धामी को कुशल रणनीतिकार, बेहतरीन कार्यकर्ता बताया है। आनंद रावत ने कहा है कि धामी ने T20 के अंदाज में बैटिंग की।
और चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में चमत्कार किया, जिससे बीजेपी जीतने में सफल रही। और ये सब कुछ सीएम धामी की वजह से हुआ। अब प्रचंड वोटों से जीतकर फिर खुद को साबित किया है। हालांकि आनंद रावत ने आखिर में ये भी कहा कि वो कांग्रेसी हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता उनकी भी रक्षा करेगी। राज्यसभा प्रत्याशी कल्पना सैनी भी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। बहुमत न होने के कारण कांग्रेस पहले ही बीजेपी को वॉकओवर दे चुकी थी। नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद शाम को 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश सिंघल ने कल्पना सैनी को राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट सौंपा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। इसे अपने संगठन का वो उदाहरण मानती हूँ कि हर साधारण कार्यकर्ता को वो किस तरह से जो है बड़े से बड़ी जिम्मेदारी को सरलता से दे करके और उससे निभाता भी है। और मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व की, केंद्रीय नेतृत्व की। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर उत्तराखंड का जवान शहीद हो गया है। आपको बता दें कि गढ़वाल राइफल में तैनात प्रवीण गुसाई आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। प्रवीण गुसाई टिहरी जिले के पुंडोली गांव के रहने वाले थे और खबर मिलने के बाद उनके गांव में शोक की लहर है। प्रवीण गुसाई पिछले महीने ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे और अब ये दुखद समाचार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हो गए हैं जवान। उत्तराखंड के जवान शहीद हो गए हैं। कश्मीर के शोपियां में तैनात थे, जहां पर शहादत हुई है। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान बनी रहे, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को मजार को लेकर दिए गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने देवभूमि की सियासत गरमा दी है। वोट की खातिर बीजेपी सरकार अवैध तरीके से बनी मजारों की जांच की बात कह रही है। ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। शुक्रवार को कांग्रेस ऑफिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण माहरा ने कहा, सरकार मजारों से अवैध कब्जे की जांच की बात कह रही है, लेकिन कई मठ, मंदिर और आश्रम भी हैं जो इसी तरीके से बने हैं। करण माहरा ने कहा कि मजारों की जाँच होगी तो दूसरे धार्मिक स्थलों की जाँच की मांग भी उठेगी और माहौल खराब होगा। मजारों की जाँच होगी तो कोई ना कोई इन मंदिर, मस्जिद और धर्म से जुड़े हुए सारी इकाइयों की जांच की मांग उठेगी और धार्मिक माहौल खराब होगा, आपसी माहौल खराब होगा। इस तरीके के विषयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर छेड़ने का काम कर रही है ताकि सांप्रदायिक माहौल खत्म हो। मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने माहौल बिगड़ने की आशंका जताई तो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई। धर्म और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जांच उसकी होती है जिसकी शिकायत आती है, तो बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के बारे में सोचे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और कुछ कांग्रेस के नेता जो उस पर आपत्ति कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण नीति से ही आज वो 17 पे पहुंच गए हैं। आज उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि ये तुष्टीकरण की नीति छोड़ें और हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए चिंता करें। सरकार जो है उन चीज़ों की जांच कराती है जिसमें उनके पास कोई आपत्ति आती है या कोई इंक्रोचमेंट होता है, उसकी सरकार जांच कराती है। और निश्चित रूप में किसी का भी, अगर किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो गलत कानूनी तरीके से नहीं बनी है, इंक्रोचमेंट किया है, तो उसकी जांच होती है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद। मठ मंदिर की वजह से उत्तराखंड की पहचान देवभूमि की है। ऐसे में देवभूमि की संस्कृति का अस्तित्व बचाए रखने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कई बार कह चुके हैं और वेरिफिकेशन ड्राइव से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी दिशा में बड़ी कोशिश है। ऐसे में कांग्रेस जहां धर्म विशेष को टारगेट करने से बचने की सलाह दे रही है, तो वहीं बीजेपी ऐसे कदमों को राज्य और राष्ट्रहित में जरूरी मानती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान जोरों शोरों से उठा और कांग्रेस नेताओं ने भी माना कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे की वजह से पार्टी को चुनाव में नुकसान भी हुआ। वहीं अब खबर यह है कि देहरादून में 2 दिन के चिंतन शिविर में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा, जिसमें नेताओं की अलग अलग राय सामने आई। वहीं जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी निजी राय ये है कि इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, लेकिन उसका नाम क्या होगा ये विषय नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए जिससे लोगों को पढ़ने का माहौल मिले। उसका नाम क्या होगा वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट आईएएस की जो पास हुए हैं बच्चे, जो लिस्ट आई है उसमें जामिया के और जेएनयू के बच्चे टॉपर्स हैं, तो क्या जामिया को बंद कर दिया जाना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसमें आवाम को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता भरी हुई शिक्षा मिले, एक गरीब के बच्चे को भी पढ़ने लिखने का मौका मिले, तो उसका स्वागत होना चाहिए। चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, भारत को दोनों की आवश्यकता है। काशीपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हो चुके हैं। घटना यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के ठाकुरद्वारा की है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये सभी अमरोहा जिले से जसपुर स्थित कालू शहीद बाबा की दरगाह से वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए हैं और ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मामले की जानकारी पर मुरादाबाद जिले के जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने मौके का मुआयना किया। उत्तरकाशी के मनेरा लेखला रोड पर 2 वाहन चालक आपस में पुलिस के सामने ही भिड़ गए, जिससे रोड पर जैम की स्थिति बन गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ड्राइवर्स आपस में हाथापाई कर रहे हैं। इस बीच पुलिस भी मामला शांत कराते हुए नजर आई, लेकिन इस बीच ही सड़क पर जाम लग गया। बाद में पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की। उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव एसपी सुबुद्धि पर एनजीटी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में औद्योगिक इकाई से जुड़े एक मामले में ये निर्देश जारी किया गया है, जिसमें नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया था। एनजीटी के आदेश के बाद भी ये औद्योगिक इकाई चलती रही। एसपी पर बार बार एनजीटी को गुमराह करने का आरोप लगा, जिस पर अब एनजीटी ने टिप्पणी की है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव को पद बहुत भरोसे का होता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।